नमस्कार। 6 महीने में 3 रेट कट और तीसरा वाला तो बहुत बड़ा धमाका। आरबीआई गवर्नर ने इस बार 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करके सबको बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। और इसी की डिटेल जानने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ऑयस्टर कैपिटल के फाउंडर और सीईओ अतुल जोशी। अतुल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार निशा जी। जी, इस रेपो रेट के कट से तो हम तो बहुत बड़े सरप्राइज हुए भाई। आपको क्या लगता है, आप खुश हैं या ये प्रेडिक्टेबल था? नहीं, नहीं, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं था। 25 बेसिस पॉइंट सबकी आशा थी कि 25 बेसिस पॉइंट करेंगे। बहुत ही हम्म। छोटा वर्ग मार्केट में ऐसा था जिसने 50 बेसिस पॉइंट की आशा रखी थी और सीआरआर तो किसने कल्पना मात्र भी नहीं की थी। तो डबल धमाका हो गया है। तो डबल इंजन वाली सरकार के बदले डबल इंजन वाली सेंट्रल बैंक हमको मिल गई है। ये बात तो सही कही। लेकिन आप देखिए, जैसे हम जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कमिटी होती है और वो डिसाइड करती है जितने वोट मिलते हैं उस हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट करने हैं या 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करनी है। इस बार में स्वागता भट्टाचार्य जी ने 50 बेसिस पॉइंट का विरोध किया था। क्यों आपको लगता है कि उन्होंने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट ही करना चाहिए? देखिए, मार्केट की भी जो एक्सपेक्टेशन थी, वो 2 हिसाब से थोड़ी बैलेंस थी कि 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा जस्टिफाइड लग रहा था। कारण ये था कि अगर हम दुनिया में देखें, तो हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है, हम्म। वो स्लो डाउन की तरफ है, जो जस्टिफाई करता है कि आप एक तरफ से रेट कट फ्रंट लोड कर दें। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हो रहा है कि टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने की भीति है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ग्रोथ नीचे आ जाती है, तो आपको एक हेडरूम नहीं बचता कि आप रेट के लिए क्या करें। तो इसकी वजह से लोगों, जितनी भी सेंट्रल बैंक है वो भी कह रही है कि हमारा जो स्टैंड है वो सिर्फ ये पॉलिसी के लिए है, अगले 1 या 2 महीने के लिए है, ना कि पूरे साल के लिए। तो हम्म। इसकी वजह से ये था कि एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें पता नहीं क्या होगा, दूसरा टैरिफ वॉर है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ग्रोथ ग्लोबली नीचे की तरफ आ रही है। तो इंडिया की जो पोजीशन है पिछले 2 महीने में, जो इंडिया की भी जो इकोनॉमिक नंबर्स बाहर आई है, खास करके अप्रैल के, आप मर्चेंट एक्सपोर्ट ले लीजिए, तो उसमें मार्च से कम $4 बिलियन की घटोती हुई है मर्चेंट एक्सपोर्ट्स में। मार्च 25 और अप्रैल 25 के बीच में $4 बिलियन की कटौती हुई है। अगर हम ये देखें, 8 कोर इंडस्ट्रीज जो सारी फंडामेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, कोल है, स्टील है, सीमेंट है, गैस है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो 4.6 से घटकर 0.5% हो चुका है। तो कोर इंडस्ट्रीज भी नीचे आ गई है। तो स्लो डाउन तो यहीं भी दिख रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम, अगर टैरिफ में हमने कोई सॉल्यूशन तो निकाला नहीं, तो क्या उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ सकता है। तो बैलेंस मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट था। तो कॉल ये लिया गया है कि इन्फ्लेशन को शायद कंट्रोल में कर लेंगे, लेकिन हम्म। ग्रोथ को अगर सपोर्ट नहीं दिया तो उसमें रिकवरी ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से यही कॉल आरबीआई ने लिया है, और सौगता जी ने जो किया है वो बेसिकली बैलेंसिंग एक्ट के हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट शायद जस्टिफाई था। तो समझिए, अभी 50 बेसिस पॉइंट तो ये आ गया डिसीजन। लेकिन इनसे इससे तुरंत कितना फायदा होगा लोगों को? देखिए, जितने भी होम लोन्स हैं, जितनी भी कार लोन्स है, पर्सनल लोन्स है, बेसिकली अलग अलग कैटेगरी में, उसमें से तो तुरंत ही उसका रेट कट का बेनिफिट मिल जाएगा। जितने भी फ्लोटिंग रेट के लोन्स है कॉर्पोरेट्स के, जैसे कि कैश क्रेडिट वगैरह है, उसमें भी वो पास ऑन हो जाएगा। लेकिन जो टर्म लोन्स हैं, जो कि फ्लोटिंग होती है, लेकिन उसमें कंडीशन ये रहती है कि साल में एक बार उसको रीसेट किया जाता है। तो अगर उसका रीसेट ऑलरेडी हो चुका है हायर रेट पे, तो अगले साल तक उनको वेट करना पड़ेगा रेट ट्रांसमिशन के लिए। तब उनको, मान लीजिए इन बिटवीन 75 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती हुई, तो उनको 75 बेसिस पॉइंट 1% का फायदा मिलेगा। लेकिन एज एंड वेन जब उनका इंटरेस्ट रीसेट डेट आएगा तब तक, तो इंडिविजुअल्स के हाथ में तो पैसा मेरे ख्याल से इमीडिएटली बचना चालू हो जाएगा। कॉर्पोरेट्स में फ्लोटिंग रेट, खास करके सीसी वालों को तुरंत ही फायदा होगा, टर्म लोन्स वालों को थोड़ा राह देखनी पड़ेगी। लेकिन अतुल जी देखिए, ये तीसरा रेट कट है। पिछले 2 रेट कट के बाद भी हमने देखा कि जो आम आदमी है उसकी होम लोन की जो ईएमआई है वो हार्डली कुछ घटी थी। बैंक ने कुछ पास ऑन ही नहीं किया था। क्या इस हाफ अ परसेंट कटौती के बाद क्या ये पास ऑन होता दिखेगा? नहीं, नहीं, इतना जल्दी तो नहीं करेंगे। कम से कम 6 महीने तो लगते ही है बैंक को भी अपनी बैलेंस शीट एडजस्ट करने में,
क्योंकि तुरंत ही अगर रेट कट पास कर देते हैं तो निम्स का प्रॉब्लम आ जाता है। तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसके ऊपर बैंकों का वैल्यूएशन होता है, शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट होती है, तो वो सारा इश्यूज हो जाते हैं, शेयर होल्डर भी आवाज करना चालू कर देते हैं। तो 2 क्वार्टर्स का तो उसमें रिलीफ रहता है। अब सिचुएशन ये थी, जो 50 बेसिस पॉइंट हमने खास करके जो पहला रेट कट आया, तब बैंक की लिक्विडिटी स्थिति, सिस्टम की लिक्विडिटी स्थिति ऑलमोस्ट न्यूट्रल या नेगेटिव में चल रही थी। तो पिछले टाइम उन्होंने जो लिक्विडिटी संबंधित पगले उठाए, जो भी स्टेप्स उन्होंने उठाए, उसकी वजह से लिक्विडिटी सिस्टम में आ गई। लिक्विडिटी के आते हुए डिपॉजिट्स के ऊपर बैंक का रिलायंस थोड़ा घटा, तो बैंक के डिपॉजिट रेट्स हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा 20 बेसिस पॉइंट नीचे आ रहा है। तो एक बार डिपॉजिट रेट नीचे आएगा, उसके बाद ही लैंडिंग रेट्स नीचे आ सकते हैं, उसके पहले तो नहीं आ सकते। नहीं तो बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी नेगेटिव हो जाएगी, काफी नेगेटिव हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट है। और दूसरा भी हमको ये देखना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग लोन है उसमें शायद रेट कट पास ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन जो नए लोन्स है उसमें कंपटीशन की वजह से नए लोन बुक करने के लिए, अपनी एसेट बुक को बढ़ाने के लिए कंपटीशन ऑलमोस्ट 35 to 40 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट देना चालू कर दिया न्यू लोन्स के लिए। एग्जिस्टिंग बोरोवर्स को फायदा नहीं है, न्यू लोन्स में कंपटीशन बढ़ गई है। तो यहाँ पे लोन स्विचिंग का भी हमें ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे नहीं पड़ती दिक्कत, कट होती नहीं दिखेंगी, जो बैंक्स नहीं कट करेंगी, शायद वो कस्टमर्स कहीं और स्वैप भी कर ले, जहाँ पे उनको अच्छे रेट में भले नई लोन मिलती हो, वो वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्योंकि सीआरआर, ये किसी ने नहीं सोचा था कि सीआरआर में भले ही स्टेप बाय स्टेप उसमें 1% की कटौती होगी, लेकिन क्या आपको अंदाजा था कि सीआरआर के या में जो इतनी कटौती हुई है वो आ सकती है, और करने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, बेसिकली तो देखिए, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि सीआरआर को टच भी करेंगे। सीआरआर दो तरीके से देखे जाते हैं। कैश रिजर्व रेशियो बैंक के लिए ना सिर्फ लिक्विडिटी का एक टूल है, बैंक की सॉल्वेंसी के लिए भी अच्छा है। मान लीजिए किसी बैंक के ऊपर रन ऑन द बैंक होता है, तो बैंक के पास इतना कैश पड़ा हुआ रहता है रिजर्व बैंक के साथ, तो वो एक सॉल्वेंसी के लिए एक हथियार है, एक कवच है बैंकों के लिए। दूसरा है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी जब सीआरआर कट होता है, तो जो लिक्विडिटी सिस्टम में आती है वो परमानेंट कही जा सकती है, अंटिल कि वो सीआरआर बढ़ाया जाए। तो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, सस्टेनेबल लिक्विडिटी सिस्टम में आ जाती है। तो ये काफी लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए ही मेरे ख्याल से सीआरआर का कदम उठाया गया है। दूसरी बात, जो आपने जस्ट अगला सवाल जो पूछा था कि रेट ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो सीआरआर के घटते ही जो लिक्विडिटी आनी है, उससे बैंक के डिपॉजिट रेट्स काफी तुरंत ही घटना चालू हो जाएंगे। उनका जो डिपेंडेंस है डिपॉजिट्स के ऊपर, वो कम होगा। जैसे ही वो कम होगा, वो लैंडिंग साइड भी रेट कट करना चालू कर देंगे। तो ये ओवरऑल अगर आप उसका टाइमिंग भी देखें, तो लगभग 4 महीने का टाइम दिया है ओवरऑल। मतलब पूरा 1% कंज्यूम होते हुए 4 से 5 महीना लगेंगे, तो लगभग लगभग 2 क्वार्टर्स है। तो ये सारा कैलकुलेटेड, कैलिब्रेटेड मैनर में सीआरआर कट किया गया है। उसकी टाइमिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से 3.5 से लेके 4.5-5 महीने के बीच में पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये लिक्विडिटी ड्रिवन डिसीजन है, जिससे रेट ट्रांसमिशन स्पीड में हो, रेट ट्रांसमिशन की जो अवधि है वो शॉर्ट हो जाए। तो मतलब हमारे व्यूअर्स आसानी से समझ पाए, इसलिए मैं वापस ये पूछना चाहूंगी कि क्या सीआरआर कट होने से बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा, जल्दी हमें सस्ते लोन मिल पाएंगे, और उसका इम्पैक्ट ईएमआई पे पड़ेगा, मतलब ईएमआई कम हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लगभग लगभग बैंकों के पास 2.5 लाख करोड़ जितना लिक्विडिटी आ जाएगा हर एक बैंक के पास, उसकी साइज के हिसाब से 2.5 लाख करोड़ बैंकिंग सिस्टम में आ जाएंगे। और वो लॉन्ग टर्म रहेगा, ऐसा नहीं कि आया और फिर 15-20 दिन या एक 6 महीने में निकल गया। वो काफी लंबे समय का लिक्विडिटी बैंकों के पास रहेगा। लिक्विडिटी के चलते हुए बैंक के पास ये वर्चुअली आप मान लीजिए कि 2 या 3% पे डिप्लॉय हुआ हुआ पैसा है। तो ये आते ही बैंक की ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी, और बैंक अपना जो लेंडिंग रेट है वो घटा देंगे। जैसे ही लेंडिंग रेट घटाते हैं, तो ईएमआई में बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था आरबीआई ने सीआरआर कट के थ्रू बताई है।
हमारा कैलकुलेशन कहता है कि अगर ये वाला ईएमआई, सॉरी, ये वाला रेपो रेट जो घटाया है, उसको कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 13 दिन की ईएमआई बचती है। लेकिन पिछले 2 भी इसमें जोड़ दें, यानी 6 महीने में जो 3 रेट कट आए, ऑलमोस्ट 1% के आसपास, उसको हम जोड़ते हैं तो पूरे साल भर में 1 महीने की ईएमआई की बचत हमें होती है। क्या इससे बहुत बड़ा बूस्टर मिलेगा? देखिए, अगर हम पिछले मान लीजिए 11 साल की बैंक की क्रेडिट ग्रोथ देखे, हुँ, तो जनरली ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो क्रेडिट ऑफटेक हुआ है वो पर्सनल लोन्स में ही हुआ है। और इसको हमें दो तरीके से देखना चाहिए। एक है डायरेक्ट पर्सनल लोन्स, चाहे वो हाउसिंग हो, कार लोन्स हो, पर्सनल लोन्स हो, क्रेडिट कार्ड्स हो। तो ये एक पर्सनल लोन हुआ। दूसरा जो है एनबीएफसी सेक्टर, जो सर्विसेज सेक्टर में डिफाइन किया गया है। आरबीआई हमेशा कहती है कि सर्विसेज सेक्टर की हमारी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ी है, लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर भी सिर्फ बाय एंड लार्ज एनबीएफसी ही बढ़ा है। तो एनबीएफसी किसको पैसा देता है? अगेन घूम फिर के इंडिविजुअल्स को ही पैसा देता है। हुँ, तो मोटा मोटी कहना क्या ये कि 10 साल में जो क्रेडिट ग्रोथ हुई है, आप ये मान सकते हैं कि 60-65% इंडिविजुअल्स क्रेडिट बढ़ी है। तो इंडियंस अभी सेविंग्स करना कम जानते हैं, खर्चा करना ज्यादा जानते हैं। चाहे वो कंजम्पशन के लिए खर्चा हो, जैसे कि मोबाइल खरीद लिया, या मान लीजिए कोई कंजम्पशन के लिए खरीद लिया, वाइट गुड्स ले लिए, या फिर शादी के लिए लिए, गोल्ड लोन ले ली। तो इंडियंस अभी धीरे धीरे कर्जा करके खर्चा करने में मानना चालू कर दिए हैं। तो हुँ, ये हुँ। उनको काफी हेल्प करेगा। आपकी जो पर्सनल लोन है वो आपको फिर से बढ़ती दिखेगी। दूसरी तरफ से अगर हम देखें कि कॉर्पोरेट्स जो है, तो उनकी जो बैलेंस शीट थोड़ी डगमगा गई थी, उसमें धीरे धीरे स्ट्रेंथ आना चालू हो जाएगा। उनका जो नेट कैश अक्रूवल है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता है तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होना चालू करेगी, जिसकी वजह से अगर ग्लोबली प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहेगी। हम थोड़ा प्राइस रिड्यूस करके जो टैरिफ वॉर में खड़े रह पाएंगे। तो ये एक अच्छा, इसके लिए भी अच्छा है, कॉर्पोरेट्स के लिए भी अच्छा है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से पर्सनल ग्रोथ ऑफ लोन्स बढ़ेगी, एमएसएमई और कॉर्पोरेट्स को सहारा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत तेजी से कॉर्पोरेट लोन बढ़ेगी, पर्सनल लोन्स डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांगली बढ़ेगी। तो कह सकते हैं कि नए गवर्नर साहब ने ओहदा संभाला और आते ही 3 रेट कट दे दिए, और वो भी तीसरा वाला बराबर फेस्टिवल सीजन के पहले ही दिया है, ताकि बैंक उसको पास ऑन कर सके और फेस्टिवल सीजन में वो हमें ग्रोथ जो दिखनी चाहिए बैंक्स में और इकोनॉमी में, वो इसके थ्रू दिखाई देगी। ताकि चूंकि लोग लोन लेंगे, होम लोन ले या कार लोन ले या पर्सनल लोन ले, उनके लिए हाथ में पैसे होंगे और वो ये एसेट बाय कर पाएंगे। तो ये एक टेंटेटिव कह सकते हैं, बहुत अच्छा टाइमिंग उन्होंने चुना है इस रेट कट का। लेकिन स्टांस बदला है, अकोमोडेटिव से न्यूट्रल किया है। क्या ये संकेत है कि अब आने वाले दिनों में कोई रेट कट नहीं आएगा? नहीं, देखिए, इसको अलग तरीके से भी हम उसका मूल्य करते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जीडीपी की ग्रोथ सेम रहेगी, 6.5% पहले भी थी, 6.5% अब भी रहेगी। हम्म, लेकिन उन्होंने इन्फ्लेशन घटा दिया, 4% से घटा के 3.7% कर दिया। तो इसका मैथमेटिकली ये निकलता है कि हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें 30 बेसिस पॉइंट की घटोती होनी है। नॉमिनल जीडीपी कैसे करते हैं? रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, या हम्म, नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन, आपको रियल जीडीपी मिल जाता है मैथमेटिकली। तो मोटा मोटी ये है कि आपके दो पैरामीटर सेम रहे और इन्फ्लेशन घट गया तो आपको डेफिनेटली नॉमिनल जीडीपी में 30 बेसिस पॉइंट का स्लो डाउन दिख रहा है। तो इसकी वजह से उन्होंने स्टांस न्यूट्रल किया है कि जो हमको सपोर्ट देना था जीडीपी को वो हमने दे दिया है। लेकिन अगर हमको ग्लोबल टैरिफ वॉर के चलते हुए इन्फ्लेशन बढ़ता दिखेगा तो हम डेफिनेटली एक रेट इंक्रीज कर सकते हैं, या हमारा स्टांस फिर से चेंज करके रेट बढ़ोतरी कर सकते हैं या दूसरा सिग्नल दे सकते हैं। अ, मेरे ख्याल से जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, अक्टूबर में और एक रेट कटौती की, बिटवीन अक्टूबर और दिसंबर में और एक रेट कटौती तो बनती है।
क्योंकि स्लो डाउन मेरे ख्याल से आरबीआई ने ना कहते हुए भी कह दिया है, तो वो कितना डीप रहेगा ये देखना रहेगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो पिछला साल गया 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25, उसमें हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वर्चुअली सेम रहा है, $437 बिलियन। उसके 23-24, 24-25 में कोई इंक्रीज नहीं रहा। दैट मीन्स कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर स्लो डाउन की तरफ स्टैटिक है या तो स्लो डाउन आ रहा है। तो एक्सपोर्ट सेक्टर अगर ठीक नहीं करा तो डोमेस्टिकली चैलेंजेस बढ़ती है ग्रोथ दिखाने के लिए, और इसके चलते हुए रेट कट का एक सपोर्ट मिल जाएगा इंडस्ट्री को, ट्रेड को, और इंडिविजुअल्स कंजम्पशन डिमांड के लिए। तो यही आशा रखेंगे कि और एक रेट कट मिल जाए और इंडस्ट्री और इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए आगे बढ़ने का मौका भी मिले। वहीं ये ऐसा सवाल है ना कि सब कोई जानना चाहता है। मैंने पिछले 10-12 साल फाइनेंशियल सेक्टर को कवर किया है। आपने पूरी जर्नी हमारी देखी है। तब मैंने अब तक नहीं देखा था कि जब तक हम पॉलिसी आती है ना तो हम फेड को फॉलो करते हैं। क्या आपको लग रहा है अब ट्रम्प साहब, जेरोमी पावेल साहब को कहेंगे कि भाई देखो आरबीआई ने क्या किया, तुम उनको फॉलो करके चलना और फिर देखना क्या स्टांस लेना चाहिए? आपको लग रहा है ये कोई चेंज, क्योंकि अब तक नहीं देखा था कि कभी फेड को फॉलो ना करके हम अपनी राह पे खुद चले हों। देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया पॉइंट कहा। मेरे ख्याल से 10 साल में ये पहली बार, शायद 15-20 सालों में भी पहली बार होगा कि जबकि आरबीआई की पॉलिसी में यूनाइटेड स्टेट्स का नाम नहीं हो। मेरे ख्याल से ये टाइम उनकी स्पीच में एक भी बार उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, ना तो फेड का नाम लिया, ना तो अमेरिका का नाम लिया। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा सिग्नल है कि हम अब आपसे ना तो सिग्नल लेंगे ना तो आपको फॉलो करेंगे, हम लीड करने जा रहे हैं। तो ये तो मतलब एज भारतीय काफी गर्व की बात है मेरे ख्याल से बिल्कुल, कि बिल्कुल। हम रास्ता दिखा रहे हैं। यही चीज हमने की थी कोविड में। जिस तरह से हमने कोविड को संभाला था, दुनिया में मेरे ख्याल से कोई सेंट्रल बैंक हमारी बरोबरी की तरह आ भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था। हमने बहुत ही बढ़िया कदम उठाया। ये टाइम फिर से ऐसे एक त्रिशंकु जगह में है कि एक तरफ हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन दिख रहा है, दूसरी तरफ टैरिफ ड्रिवन इन्फ्लेशन दिख रहा है, तीसरी तरफ हमको ये भी दिख रहा है कि इंडस्ट्री की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी ऊपर तक आई है, लेकिन आगे का मार्ग नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में सपोर्ट करना, 50 बेसिस पॉइंट फ्रंट लोड करना, सीआरआर कट करना, और एट द सेम टाइम जो स्टैंस न्यूट्रल किया, तो मैं ये कहूंगा कि ना सिर्फ इकोनॉमिकली हम फेड को रास्ता दिखा रहे, डिप्लोमेटिकली भी, क्योंकि आरबीआई का गवर्नर जनरली इकोनॉमिस्ट होता है, डिप्लोमेटिक नहीं होता। तो इन्होंने रेट कट करके अकोमोडेटिव से जो न्यूट्रल स्टांस लिया है, वो बहुत ही सुपर डिप्लोमेटिक स्टांस है। मैं ये कहूंगा कि जैसे इंडस रिवर हमने सस्पेंड कर दी, ना तो हमने उसको कंटिन्यू रखा ना तो हमने कैंसिल किया, हमने सिर्फ सस्पेंड किए। अब सारे पत्ते हमारे पास है कि हमको क्या करना है। वैसे ही पॉलिसी न्यूट्रल करके सारे पत्ते आरबीआई ने खुद के पास रख दिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सुपर स्टैंड्स इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली। डेफिनेटली दुनिया के सेंट्रल बैंक्स हमारे गवर्नर की तरफ जरूर देखेंगे। तो अगर हम आज का एक निचोड़ निकालें और एक आकलन करें, तो ये पॉलिसी से एक आम आदमी को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, कम से कम जैसे आपने बताया 10% जो भी है उनकी ईएमआई में फर्क पड़ जाएगा अगले 6 से 8 महीने में। मान लीजिए किसी का हफ्ता 10,000 रुपये है, तो वो मेरे ख्याल से कम 1,000 रुपीज तक और नीचे आ सकता है। खास करके अगर वो स्विच करते हैं, मान लीजिए आज की तारीख में उनकी लोन किसी एनबीएफसी या बैंक एबीसी से है, तो वो एबीसी से निकाल के XYZ पे चले जाएंगे, तो उनको डेफिनेटली 10% का फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत आसान शब्दों में पूरी पॉलिसी का निचोड़ सुनाया है, समझाया है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और आपका नॉलेज हमारे और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।